नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक है और जनरल भी एक टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रीमी लेयर के बारे में। क्रीमी लेयर क्या है, ओबीसी से संबंधित क्रीमी लेयर क्या है और एससी एसटी में क्रीमी लेयर को लागू करने की जो बात कही जा रही है वो उसका हम मूल्यांकन करेंगे कि क्या अब तक हुआ है और क्या आगे होने की संभावना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि एक डिबेट चलता है रिजर्वेशन और इक्वालिटी का, कि क्या राइट टू इक्वालिटी का हनन नहीं है रिजर्वेशन, यानी कि समानता का अधिकार और रिजर्वेशन क्या एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट तो नहीं है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात तो नहीं है। तो देखिए, राइट टू इक्वालिटी इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि सबको समान अवसर देना और जिनको समान अवसर नहीं मिला है उनका फेवर करना। फेवर करना मतलब उनके लिए कुछ न कुछ अफर्मेटिव एक्शन लेना। अब अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कुछ सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा की जाए जिससे कि जो लोग पिछड़े हैं उनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया रिजर्वेशन का। तो एक डाउट तो यहां से समाप्त हो जाता है कि रिजर्वेशन जो है वो समानता के अधिकार का हनन है, ऐसा कहना यहां पे गलत सिद्ध हो जाता है। अब देखिए, रिजर्वेशन और आर्टिकल 15 और 16 से दो चीजें हमें समझनी है। आर्टिकल 15 का एक क्लॉज 4 है और आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 है। ये दोनों ही क्लॉज जो हैं, दोनों आर्टिकल के, आर्टिकल 15 के 4th क्लॉज और आर्टिकल 16 के 4th क्लॉज, दोनों ही रिजर्वेशन की बात करते हैं, दोनों ही बैकवर्ड्स को रिजर्वेशन देने की वकालत करते हैं। लेकिन आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 4 है और अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 4 है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जहां सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को रिजर्वेशन देने की बात करता है, यानी जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनको आरक्षण देने की बात अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 करता है। वहीं आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 जो है ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देता है रिजर्वेशन का। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी राज्य सरकार को लगता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उसके स्टेट में कोई खास वर्ग ऐसा है, कोई खास कैटेगरी ऐसी है जिसको आगे लाने की जरूरत है, उसके लिए भी वो कुछ अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है, यानी कि उसके लिए भी वो रिजर्वेशन लागू कर सकता है। समझिएगा क्या अंतर है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जहां की बिल्कुल सीधे सीधे संविधान में लिखा है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स, मतलब जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण देना है, जबकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 पूरी तरह से ये राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य को यदि ऐसा लगता है कि उसके क्षेत्र में कोई वर्ग विशेष ऐसा है जिसको उत्थान की आवश्यकता है, जिसके अपलिफ्टमेंट की नीड है, उसके लिए ये 16 क्लॉज 4 है। अब देखिए, ये बात कहां से शुरू हुई थी क्रीमी लेयर की, तो वीपी सिंह का आपने सुना होगा नाम। वीपी सिंह ने 1990 में, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने 1990 में क्या किया कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लेकर आए। अब ये रिजर्वेशन आरक्षण जो बैकवर्ड क्लासेस को इन्होंने दिया, ये कहां दिया? तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की सेवाओं में दिया। खास करके हम इसको बात कर सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए ये किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए 27% का आरक्षण इन्होंने ओबीसी को दिया। ओबीसी यानी कि वही अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लास की। ये एससी एसटी से बिल्कुल अलग है। एससी एसटी का कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है। अब वीपी सिंह की सरकार ने जब ये 1990 में अपना डिसीजन दे दिया कि ये 27% अखिल भारतीय सेवाओं में, ऑल इंडिया सर्विसेज में आरक्षण दिया जाएगा, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट में क्या चैलेंज किया गया कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ये तीनों का उल्लंघन है। किसका है भाई? राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 16 का। कैसे अंतर है? 14 समानता का अधिकार, उसके बाद से अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज। इन्होंने कहा कि अगर पब्लिक सर्विसेज में 27% ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे रहे हैं, इसका मतलब यहां पे राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है। इसको चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी केस में। केस था 1992 का। इंदिरा साहनी केस में अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल सही करार दिया
कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी देखिए ना कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का भी अगर प्रयोग करें तो आपके स्टेट में जो भी सिटीजन का ऐसा ग्रुप है जो बैकवर्ड है उसको आप आरक्षण दे सकते हैं। यानी 16 क्लॉज 4 के हिसाब से वीपी सिंह का जो निर्णय था वो तो सही हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही किया इंदिरा साहनी केस में। लेकिन इंदिरा साहनी केस में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सामने आया था। हालांकि एससी एसटी से संबंधित कुछ भी लेना देना इंदिरा साहनी केस का नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस सिर्फ और सिर्फ ये जो अमेंडमेंट था, ये जो 1990 का नियम था, इसके खिलाफ चैलेंज किया गया था। तो इंदिरा साहनी के केस से एससी एसटी के क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट का कोई भी मतलब निकल के सामने नहीं आता है। अब हम बात करें आगे, कुछ और केसेस हुए, जैसे कि अब बात होने लगी, आगे चल के बात हुई कि अब प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाए, प्रमोशंस में रिजर्वेशन दिया जाए। तो प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से संबंधित भी दो केसेस सामने आए। एक आया केस था नागराजन केस और दूसरा था जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी शरण गुप्ता था, शायद लक्ष्मी नारायण गुप्ता। तो जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस 2018 का है और उसके पहले नागराज केस है 2016 का। अब एक चीज समझिएगा, इंदिरा साहनी का जो केस था ये 9 बेंचेस का केस था। 9 जजेस के बेंच थे। अब 9 जजेस के बेंच में ये 6:3 से पास हुआ था। मतलब 6 जज जो थे वो फेवर में थे और 3 जज जो थे वो विरोध में थे। तो ये मेजॉरिटी हो गई जजेस की, तो ये पास हो गया। बाकी की जो दोनों बेंचेस हैं ये इससे छोटे हैं, 5 बेंच वाली जज की है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर अधिक संख्या वाली बेंच जो है उसका रूल हमेशा माना जाएगा, ठीक है। भले ये 1992 का ही 2018 का है, अगर ये कुछ कह भी दें और इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए इंदिरा साहनी और जर्नैल सिंह में, तो हमेशा इंदिरा साहनी को प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि इंदिरा साहनी के केस में नंबर ऑफ जजेस अधिक थे, 9 जजों की बेंच थी वो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसमें 2006 के केस में एससी एसटी में क्रीमी लेयर की बात इन्होंने की भी थी। अब इसमें एससी एसटी में क्रीमी लेयर की बात इस तरह से आती है कि बात जब हुई प्रमोशन में आरक्षण की, तो प्रमोशन में जब आरक्षण दिया गया तो यह कहा गया, अगर अब प्रमोशन के आरक्षण के कॉन्सेप्ट को भी जरा सा समझिएगा। इसमें क्या था कि अगर 2 लोग हैं, एक जनरल बैकग्राउंड का है और एक रिजर्व बैकग्राउंड का है, तो रिजर्व वाले को प्रमोशन दिया जाएगा। रिजर्व वाले को जब प्रमोशन दिया जाएगा तो रिजर्व वाला पहले सीनियर हो जाएगा, पहले उच्च पद पे पहले पहुंच जाएगा। अब ये थोड़े दिन बाद पहुंचेंगे तो पता चला कि ये नौकरी पहले से कर रहे थे, मगर इनके साथ दिक्कत हो गई कि इनकी पोस्ट तो उसके बराबर आ गई या उससे छोटे रह गए। तो इस केस के लिए इसको कहते थे कैचअप रूल। कैचअप रूल में क्या था कि ये जाके वहां पे प्रमोशन को कैच कर लेंगे, सीनियरिटी को कैच कर लेंगे। फिर बाद में इसको हटाते हुए एक आया कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट आया। अब इन सारे केसेस के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और ये सब क्या है, हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं क्रीमी लेयर का। तो क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट में 2006 और 18 इस दोनों में एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर हो, इसका इन लोगों ने क्या किया भाई, कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब देखो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है। क्रीमी लेयर का मतलब है कि बैकवर्ड क्लास में जो लोग थोड़े से ऊपर आ गए हैं, बैकवर्ड क्लास में जो लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद थोड़े अच्छे लेवल पे आ गए हैं, उनको क्रीमी लेयर के अंदर डाल दिया जाएगा। जैसे दूध को उबालते हैं तो ऊपर क्रीम मलाई आ जाती है, तो मलाई जो है वो दूध से अच्छा क्वालिटी हो गया, यानी कि दूध में से मलाई निकाल दिया जाए, क्रीमी लेयर को निकाल दिया जाए, इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाए, ये कहा गया था। कहां कहा गया था, तो भाई यहां। अब इसी में देखिएगा, ये 2008 में एक केस आया जिसमें कि क्रीमी लेयर को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी शामिल किया गया, ओबीसी के क्रीमी लेयर को, ओबीसी वाले क्रीमी लेयर को। यहां पे देखिए ऑल इंडिया सर्विसेज में ही था, यहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसको वैलिडिटी मिल गई 2008 में सुप्रीम कोर्ट में। अब नागराजन और जर्नैल सिंह में एससी एसटी के क्रीमी लेयर को सपोर्ट किया गया था, लेकिन दिक्कत यह है कि इंदिरा साहनी वाले में एससी एसटी से कोई मतलब नहीं था और इसने इसको सपोर्ट भी नहीं किया है, तो इसका जो रूल है वो प्रिवेल होता है। दूसरी बात, इन दोनों को, जर्नैल सिंह के केस को आप लें तो इसको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये चला गया है, मगर इसको गवर्नमेंट ने लागू भी नहीं किया है। तो क्रीमी लेयर में क्या होगा कि देखिए बैकवर्ड क्लास के अंदर भी एक बैकवर्ड क्लास है जिसको कि आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, तो इसलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो एससी और एसटी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लाभ मिल गया है, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, वो एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अब इसमें दिक्कत कहां पे आ रही है, अब इसमें दिक्कत यह आ रही है
कि आरक्षण जो मिला है वो किस आधार पे मिला है, पहले ये बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो कास्ट है। अब आरक्षण का क्राइटेरिया कास्ट क्यों है ये समझिए। तो कास्ट इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिकल इनजस्टिस का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हिस्टोरिकल इनजस्टिस का मतलब होता है पहले से हिस्ट्री में, यानी बहुत पहले से इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। इनजस्टिस मतलब अन्याय हुआ है, और चूंकि इनके साथ पहले अन्याय हो चुका है तो एज ए कंपनसेशन आपको इनको आरक्षण देना पड़ेगा। और इंदिरा साहनी केस में जो इकोनॉमिक लेवल पे आरक्षण की बात थी उसको खारिज कर दिया गया, यानी कि इकोनॉमिक लेवल पे कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ये इंदिरा साहनी के केस में डिस्कस हो गया था, ठीक है। तो यहां से आप जो इकोनॉमिक लेवल है वो कट हो जाता है। और क्या है भाई, सोल क्राइटेरिया क्या है, कास्ट है। कास्ट मतलब जाति। जाति एकमात्र क्राइटेरिया हो सकती है आरक्षण देने के लिए, जबकि इकोनॉमिक कंडीशन ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अब देखिए क्रीमी लेयर में कौन कौन से लोग आते हैं। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो इस पे आ जाएंगे। लेकिन इसमें एमपी और एमएलए को एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब कोई सांसद और विधायक है उसके बच्चों को आरक्षण मिलेगा। अगर वो पिछड़े वर्ग से है तो उसको आरक्षण मिलेगा। एमपी एमएलए जो है वो एक्सक्लूड कर दिया। ग्रुप ए के जो सिविल सर्वेंट हैं उनको भी एक्सक्लूड, वो हैं ग्रुप ए के जो सिविल सर्वेंट है ना, उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में आएंगे। कर्नल से ऊपर आर्मी में जो रैंक है उसके लिए भी क्रीमी लेयर है। ग्रुप बी से ग्रुप ए में प्रमोट करके यदि कोई 40 वर्ष से कम आयु में पहुंच गया है तो उसके लिए भी ये है। दूसरी चीज, 8 लाख रुपए से अधिक अगर आपकी सैलरी है तो, अब इसमें भी अलग है कि अगर कोई अधिकारी रैंक का है और 8 लाख से अधिक है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर कोई है जिसकी सैलरी 8 लाख है, 8 लाख सैलरी है, तब तो वो उसको क्रीमी लेयर में मान लिया जाएगा। लेकिन ये 8 लाख सैलरी कहां से आनी चाहिए, एग्रीकल्चर से नहीं आनी चाहिए, कृषि से नहीं होना चाहिए। ये कृषि के अलावा, अब कृषि से आपका अगर 20 लाख का भी हो रहा है ना, लेकिन गैर कृषि से अगर आपका सैलरी 8 लाख से कम है, 8 लाख से ऊपर है, तब उसको माना जाएगा कि आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं। तो ये तो था क्रीमी लेयर का। अब बात की जाए कि आखिर एससी एसटी के लिए क्या प्रावधान है, वो वाली बात अब हम डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर। स्थिति यह है कि इंदिरा साहनी के केस में एससी एसटी के क्रीमी लेयर की बात नहीं की गई थी। यह नहीं कहा गया था कि एससी एसटीज में भी क्रीमी लेयर को शामिल किया जाए, तो यह बड़ी बेंच थी। उसके बाद नागराज के केस में कहा गया था, नागराज वाले केस में कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को शुरू किया जाए। लेकिन चूंकि इंदिरा साहनी बिगर बेंच है, इसलिए इसके जो डिसीजंस हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। लेकिन हालांकि अब देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कह रहा है ना कि अलग से आप दे सकते हैं, तो उस आधार पर महादलित कमीशन भी बिहार में बना है, 2007 में महादलित कमीशन बना। इसके अलावा तमिलनाडु में और अन्य भी राज्यों में इस तरह के कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। अब ये आगे देखिए जैसा सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, आगे चल के गवर्नमेंट क्या उसको इंप्लीमेंट करती है, क्या एससी एसटी के लिए भी क्रीमी लेयर का प्रावधान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस पे अभी काफी लंबा डिबेट बाकी है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, सरकार का क्या निर्णय होता है, उसके बाद ही इस पर कुछ भी हम कह सकते हैं। फिर अगर कभी मौका मिले तो हम लोग इस केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन केसेस को डिटेल में इसलिए डिस्कस करना आवश्यक है क्योंकि इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रमोशन वाला वो क्लियर होगा कि कैचअप रूल क्या है प्रमोशन का, कॉन्सिक्वेंशियल प्रमोशन क्या है, प्रमोशन में सीनियोरिटी कैसे मेंटेन की जाएगी जनरल कैंडिडेट की, या फिर जो रिजर्व कैटेगरी का गया है वो पहले प्रमोट हो गया है, फिर सीनियोरिटी लेवल को कैसे डिसाइड किया जाएगा। इन तरह की चीजों को हम आगे कभी और समय मिलेगा तो और सारे केसेस के साथ, बालाजी केस है और उसको मिला के फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कभी टाइम मिलता है तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि क्रीमी लेयर क्या है, उससे संबंधित क्या विवाद चल रहा है कि एससी एसटी को भी शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। क्रीमी लेयर में कौन आता है, बैकवर्ड क्लासेस को कब आरक्षण मिला, कब एजुकेशन में मिला, कब ऑल इंडिया सर्विसेज में मिला। तो मुझे विश्वास है कि ये सारी बातें आपको पसंद आएंगी और समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।